Good morning, everyone. How are you? Fine. Okay, today we will introduce data handling. Our new chapter number 5. What is data handling? तो डेटा हैंडलिंग आपने 7th क्लास में भी पढ़ी है. सो डेटा हैंडलिंग क्या होती है? डेटा हैंडलिंग कंसिस्ट ऑफ 3 steps. Number first, collecting the data, gathering the data, डाटा को इकट्ठा करना, collection of data, first step. Second, processing the data, organizing the data, उस डाटा को एक अच्छी तरह से प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन में बनाना, एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जिसे हम समझ सकें. एंड थर्ड स्टेप इज प्रेजेंटिंग टू द मीनिंगफुल वे. अब उस डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि हमें कुछ डाटा से वैल्यू मिले, हमें समझ में आए. दिस इज नॉन एज द डेटा हैंडलिंग. सो कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग and then presenting the data is known as data handling. Clear? So in your class, what are the topic which we are going to read in this chapter? जो भी टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, we are going to study one by one here. हम यहाँ पर एक एक करके उसको समझेंगे. So our first topic is pictogram. Pictograph. ये पिक्टोग्राफ क्या होता है? इट मीन्स इस ग्राफ में डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. इस ग्राफ में डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे एक कंपनी है जिसने 1999 में 200 कार सेल की, 200 कार्स को सेल किया. 2000 में उसने 100 कार्स को सेल किया. 2001 में उस कंपनी ने 4400 कार्स को सेल किया. तो पहले ईयर साल में उसने 200 कार सेल की, सेकेंड ईयर में उसने 100 कार सेल की, देन 400 कार सेल की. तो अगर हम इस डाटा को हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? हमें क्या करना होगा? वी हैव टू मेक ए स्केल टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. सपोज वी हैव यूज्ड ए पिक्चर टू रिप्रेजेंट द कार. Now this one unit जो हमने एक डायग्राम बनाया, it will represent 100 cars. अब ये एक यूनिट है, इस एक यूनिट हमारे कितनी कार्स को रिप्रेजेंट करती है? 100 कार्स को. दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्केलिंग. ये क्या कहलाएगा? स्केलिंग. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें डाटा के रूप में, ग्राफ के रूप में, पिक्टोग्राफ के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? एक साइड में तो हम इनको ईयर्स लिख लेते हैं, एंड ऑन अनदर साइड हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कितनी कार्स सेल हुई, तो उसके डायग्राम्स. Here we have 200 cars. सपोज करो इसमें 150 है, 100 की जगह 150 कार्स सेलिंग हुई, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम इन्हें बना लेते हैं. 2 कार, 200 के लिए 2 कार बनानी पड़ेगी. तो 200 कार्स हमारी यहाँ पर सेल हुई 1999 में.
2000 में 150 कार से भी, तो दूसरी कार हमारी आधी बनेगी, एक कार हमारी आधी होगी, एक कार हमारी पूरी। So 50 plus 100, 150 cars सॉल्व हुई। फिर 2001 कितनी कार सॉल्व हुई है? 400। हमें इसी तरह 4 कार्स और बनानी पड़ेंगी। हमारी कार कितनी सेल हुई है? 400 कार्स। तो ऑलमोस्ट हमने 400 कार्स यहाँ पर सेल कर दी। तो दिस इज नॉन एज द पिक्टोग्राफ। ये हमारा पिक्टोग्राफ होगा। नेक्स्ट वन इज बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में डेटा को बार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वी हैव टू वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल लाइन, and data are represented in the form of bar, whether they are parallel to the vertical lines or whether they are parallel to the horizontal line। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Now for example, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स में टेस्ट दिया, इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में। अब उसके मैथ्स और साइंस और इंग्लिश के स्कोर कितने हैं? इंग्लिश में उसने स्कोर किया, स्कोर करो 60, 10, 20, 30, 40, 50 स्कोर किया ऑलमोस्ट इंग्लिश में। मैथ्स में स्कोर किया उसने 60, 70, मैथ्स में स्कोर किया उसने 70, और साइंस में उसने स्कोर किया है 35। सो अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहें यूजिंग द बार ग्राफ, तो हमें बार के रूप में डाटा को रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर? हम डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। क्लियर? तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा? ये सारे मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स, और इस तरफ हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। ये सारे क्या है? हमारे सब्जेक्ट। अब इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी याद रखना है कि जैसे ये डाटा है, हमने इसे 35 लिया, क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में लाई कर रहा है, ना 30 ना 40, 30 और 40 के बीच में, तो हमें इसे हाफ करना होगा। क्लियर? सो ये भी हमें ध्यान रखना होता है फॉर इन द बार ग्राफ। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब डबल बार ग्राफ में क्या होता है? डबल बार ग्राफ में सपोज करो एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में मार्क्स गिवन है, तो हम उनके मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मार्क्स आए और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ मार्क्स आए। मैथ्स में 50 मार्क्स के टेस्ट में
मैथ्स में और ये साइंस में। यहां पर मार्क्स और इधर सब्जेक्ट। ना मार्क्स और सब्जेक्ट का ये बार ग्राफ हमने जो बनाया है, ये डबल बार ग्राफ है। अब इसमें डबल बार ग्राफ में हमने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया। सपोज करो ये एक यूनिट हमारी 10 मार्क्स है, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स और ये 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के टेस्ट में 2 सेमेस्टर में इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स आए। पहले टेस्ट में आए उसके 45, दूसरे टेस्ट में उसके आए 30 मार्क्स। मैथ्स में पहले टेस्ट में भी 50 और दूसरे टेस्ट में भी 50। साइंस में पहले टेस्ट में उसके मार्क्स आए 25 और दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स आए 40। सो अब हम उनको देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कंसिस्टेंट हैं, किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स डाउन हुए हैं, किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अप हुए हैं। तो ये कंपैरिजन हम देख सकते हैं किसमें इंप्रूवमेंट हुई है, किसमें नहीं हुई है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी कैन एनालाइज यूजिंग डबल बार ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन करना बड़ा इजी है। हमने देखा इंग्लिश में तो डाउन हुआ है, बच्चा की जो स्कोर है वो इंग्लिश में काफी डाउन हुआ है, मैथ्स में स्कोर कंपेटिबल इक्वल है, एंड इन द साइंस स्टूडेंट ने काफी इंप्रूवमेंट की है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा। अब डेटा जो होता है हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, अब उसे एक इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा। सपोज करो स्टूडेंट्स के ग्रुप है, हम उनसे ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और उसके बेस पर हम उनसे एक डाटा तैयार करते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं भाई उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट्स, ड्राइंग, क्रिएटिविटी। एक ग्रुप कहता है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड यहां पर सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन है, उसको हम टैली के अंदर लिख लेते हैं, टैली मार्क्स and then the number of the students. Suppose 20 students says they like art. भाई 20 ऐसे स्टूडेंट है जो ये कहते हैं उनको आर्ट पसंद है, एंड 15 स्टूडेंट सेज कि उनको मैथ्स पसंद है, एंड 11 स्टूडेंट सेज कि उनको साइंस पसंद है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स का, आर्ट्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज द टैली मार्क। टैली मार्क के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5, 1 2 3 4 एंड देन 5, 10 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 15, 1 2 3 4 एंड 5, 20। सो 15 भी हम ऐसे लिखेंगे, 11 के लिए, so this is known as the organizing the data. This number of the student is known as the frequency. This is known as also known as the frequency. Now the frequency क्या होता है, the number of times the data entry occurs, the particular data entry.
क्लियर। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डाटा, कौन सी मतलब डाटा कितनी बार आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ग्रुपिंग ऑफ डेटा। व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब ग्रुपिंग ऑफ डेटा में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप को हम एक इंटरवल की तरह लेंगे कि एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में 20 मार्क्स का टेस्ट होता है। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 5 तक आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 to 10 के बीच में होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 6 to 10 6 to 10 होंगे, 11 to 15 होंगे, देन 16 to 20 होंगे। हो सकता है ऐसे मार्क्स हो। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी अभी भी हमने क्या बताई थी आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में होंगे। सपोज करो ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, 6 to 10 वाले 6 स्टूडेंट हैं, 11 to 15 में कितने स्टूडेंट्स हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, और 16 to 20 में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। तो इन डाटा को भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, टैली मार्क्स। दिस इज नॉन एज द ग्रुपिंग ऑफ डेटा। 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 4 5 1 2। क्लियर। नाउ दिस इज नॉन एज द ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा में हमने ये जो इंटरवल बनाए हैं, दिस इज द डिफरेंट थिंग। जो हमने अभी पीछे ऑर्गेनाइजिंग द डेटा क्लियर किया था उसमें ये इंटरवल नहीं थे, इसमें यहाँ इंटरवल होंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम। द हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको रिप्रेजेंट करना। क्लियर। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास क्लास में पढ़ाने, स्कूल में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स हैं और उन टीचर्स की डिफरेंट एज है। क्लियर। सो यहां पर हम ले लेते हैं उनकी एज। अब उनकी एज कुछ इस तरह से है कि 20 से 25 इतनी रेंज वाले हमारे पास 3 टीचर्स हैं जिनकी एज 20 to 25 के बीच में है। 25 से 30 के बीच वाले एज वाले टीचर्स हमारे पास 5 हैं। 30 to 35 एज वाले टीचर्स हमारे पास 8 हैं। और 35 से 40 एज वाले हमारे पास टीचर 2 हैं। और 40 to 50 वाले एज वाले भी हमारे पास टीचर कितने हैं, 2 हैं। तो अब इस डेटा को, ये हमारे पास ग्रुप है, इंटरवल है या ग्रुप बोल दो आप, हमने अभी भी पढ़ा था ग्रुप डेटा। और ये हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार डाटा अकर हो रहा है, कितनी बार डाटा आ रहा है। अब उस डाटा जो फ्रीक्वेंसी है हमारे उस बार ग्राफ की हाइट बताती है। अब हिस्टोग्राम में, इस हिस्टोग्राम के जितने भी रेक्टेंगल होंगे उनकी हाइट हमारी फ्रीक्वेंसी बताएगी। नाउ सपोज करो कि जो हमारे पास 2 4 6 8 10 12, सपोज करो ये हमारे पास इनका नंबर ऑफ टीचर्स का जो स्केलिंग है, नंबर ऑफ टीचर्स। और अब हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें भी हमें मार्किंग करनी होगी। अब एक बात याद रखना, इन द केस ऑफ हिस्टोग्राम जब डाटा स्टार्टिंग हो 0 से
तो नो प्रॉब्लम, आप सीधा बना सकते हो, मगर डाटा अगर स्टार्ट हो सीधा 20 से तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक किंक बनाना होगा. वी हैव टू रिप्रेजेंट ए किंक. क्लियर? दिस इज नॉन एज द किंक. इट इज जिगजैग मोशन में होता है ये, इसलिए इसे जैग डाटा भी बोल देते हैं, जैग्ड डाटा. तो यहाँ पर ये किंक हमें बनाना नेसेसरी है टू कंटिन्यू दी टू शो द कंटिन्यूटी. अब हमारे पास जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो है 20 to 25 वाले, तो यहाँ लेंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन इफ एनी. अगर कोई और भी है तो आगे लिख सकते हैं. तो हमारे पास 20 to 25 वाले हैं 3 टीचर्स. तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट कितनी होगी 3. तो ये हो गए 3 टीचर्स. 25 से 30 में कितने टीचर्स हैं, 5. 25 to 30 हमारे पास टीचर्स कितने हो गए, 5. इसमें 3 टीचर्स थे, इसमें 5 टीचर्स. 30 to 35 कितने टीचर्स हो गए, 8. 30 से 35 के बीच में कितने टीचर हुए हमारे पास, 8. 35 से 40 में कितने टीचर्स हैं, 35 से 40 और 5 का इंटरवल लिया है तो यहाँ थोड़ा गलत है. 45 से 50, सपोज करो 3 मोर टीचर्स है हमारे पास, 5 टीचर मोर है. क्लियर? नाउ 35 से 40 कितने कितने टीचर्स हैं, 2 टीचर है. So parallel to this, to 45 भी 2 ही टीचर हैं. 45 to 50 के बीच में 5 टीचर्स हैं. So clear? Now this is known as the histogram. जो हमने ये रिप्रेजेंट किया यही हमारा क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम. नाउ हिस्टोग्राम हमने पढ़ लिया, सारे डाटा हमने पढ़ लिए. अब इनके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डाटा ऑकर. कोई भी डाटा है वो कितनी बार डाटा हमारे पास आ रहा है. नेक्स्ट टर्म है क्लास साइज. व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज में होता है कि जो हमारी क्लास है उसका साइज कितना है. तो हम क्या कहेंगे, 2 कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट या 2 कंसेक्यूटिव अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है, इसमें हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive lower limits or 2 consecutive upper limit. अब इनके दोनों, ये मान लो ये इनकी लोअर लिमिट होती है, इन सबकी लोअर लिमिट ये है, ये इनकी अपर लिमिट है. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव में कितना डिफरेंस है, 5 का. इनमें कितना डिफरेंस है, 5 का. तो इन पूरी क्लास की जो इनकी क्लास साइज हो गया वो कितना हुआ हमारे पास, 5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द क्लास मार्क. अब क्लास मार्क क्या हो जाता है, नाउ क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. This is known as the class mark. Clear? तो यहां तक की डिटेल हो गई. नाउ कम टू द पाई चार्ट. अब हम देखते हैं पाई चार्ट में क्या होता है. नाउ कम टू द पाई चार्ट. नाउ व्हाट इज द पाई चार्ट?
पाई चार्ट जिसपे डाटा जो हमारा होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऑल द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल एंड डिवाइडेड इन सम सेक्टर्स, और डाटा किस में डिवाइडेड होता है, सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल जैसे गेम है, उस गेम में कुछ लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ लोग टेनिस पसंद करते हैं, कुछ लोग हॉकी पसंद करते हैं। तो इस तरह हम डाटा को सर्कुलर वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस पाई चार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे कैसे? So representation of the data in the circular form, the representation of the data in the circular form, which is divided in some sectors, is known as a pie chart. अब इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? इस सेंट्रल एंगल का। ये जितने भी जो एंगल बने हुए हैं इन सब एंगल का, इन्हें बोलेंगे हम सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे इज द मेजर फैक्ट। चलो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास जो डाटा गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है। डेटा परसेंटेज में भी हो सकता है और डेटा जो गिवन होता है वो नंबर्स में भी हो सकता है। जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं वो है 25% लोग, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं हमारे पास 20% लोग, टेनिस पसंद करने वाले जो लोग हैं वो कितने परसेंट है हमारे पास? सपोज करो 25%, और हॉकी जिनका फेवरेट गेम है वो है 30%। अब हमने ये डाटा गिवन है तो इस डाटा को हम पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें? इस डाटा को पाई चार्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट्स वेरी इजी। नाउ वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। अब इनकी फ्रैक्शन क्या होगी? इनकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इनकी फ्रैक्शन होगी क्या? इनकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? इनकी फ्रैक्शन लेट अस चेक। 25% को हम क्या लिखेंगे? 25/100। 20% को हम क्या लिखेंगे? 20/100। 25% को हो गया 20/100 और 30% को 30/100। इट्स इजी। नाउ इट इज इक्वल टू 1/4. It is also equal to 1/5, 1/4 and 3/10. Now how to find the angle? जो सेंट्रल एंगल है हमारे पास, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे कैसे कि जो फ्रैक्शन हमारे पास आया उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना डिग्री एंगल आ गया? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। नाउ इसके केस में हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना आएगा? इसको भी 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसका भी अभी हमने निकाला था 90 डिग्री आएगा। सो वी कैन फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर एनीवन। क्लियर? 3 3/10 multiplied by 360. It is equal to 108. So each and every angle we can find in pie chart. So now it is easier to draw the pie chart. अब पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक रेडियस लेंगे और देन वी स्टार्ट ड्राइंग द फर्स्ट एंगल। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये हमारे पास आ गया फुटबॉल। देन वी हैव टू मेक 72 डिग्री विद द हेल्प ऑफ डी। हम डी की हेल्प से 72 डिग्री का भी एंगल हम बना लेते हैं। 72 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास क्रिकेट। नाउ वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री अगेन। सो ये भी 90 डिग्री आ गया। दिस इज टेनिस प्लेयर्स, और जो बच गया वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएगा? 108 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज हॉकी प्लेयर्स। सो नाउ यू कैन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी डाटा इजीली। सपोज करो ये डाटा हमारे पास नंबर्स में होता। फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
Data can also be given in the form of numerical values. Just like फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है? 100. टोटल कितने सपोर्टर्स हैं हमारे पास जिनको ये गेम्स पसंद है? 400 है. उनमें से 400 में से 100 लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, लाइक फुटबॉल, और 80 लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं. टेनिस को पसंद करने वाले लोग हो गए हमारे पास अगेन 100, और हॉकी पसंद करने वाले लोग हैं 120. सो अब इस केस में हमारे पास टोटल डाटा कितना हुआ? 200 एंड 200 400. क्लियर? अब इस 400 डाटा को हमें पाई चार्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गेम्स. चारों गेम्स हमने लिख दिए. इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, 80, 100 और 120. अब हम निकालेंगे यहां पर फ्रैक्शन. अब ये जो फ्रैक्शन निकलेगा, ये फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? इसमें जो डाटा गिवन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा 400, सो 1/4. क्लियर? तो यहां पे जो फ्रैक्शन निकलेगा इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. सो इसको हम बोलेंगे, इस फ्रैक्शन को, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट. जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट का टोटल वैल्यू करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. जो टोटल वैल्यू होगी 400 है. सबकी टोटल वैल्यू कितनी है? 400 है. इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन 400 1/4. क्लियर? सो 80 के केस में कितना है? 80 अपॉन 400, सो 1/5. 100 अपॉन 400 वैल्यू कितनी आएगी? 1/4. 120 अपॉन 400 वैल्यू कितनी आएगी? 3/10. Now you can find simply the angle between them. Now for the central angle, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? 1/4 इंटू 360. सेम मेथड. तो जो फ्रैक्शन हमारे पास आ गया उस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 1/5 इंटू 360, 1/4 इंटू 360, 3/10 इज इंटू 360. सो वी कैन फाइंड देयर एंगल्स आल्सो. सो इसमें कितने डिग्री? 90 डिग्री का एंगल. इसमें कितने डिग्री का एंगल आ गया? 72 डिग्री, 90 डिग्री और 108 डिग्री एंगल. So it's very easier. Clear? Now we will start our exercise. Okay.